गांधी की विवेचना चल रही है। एक टेक्निकल टर्म को समझ लेते हैं, उसके बाद नोटिंग करेंगे। नोट करेंगे न्यासधारिता का सिद्धांत या ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप की अवधारणा, ट्रस्टीशिप की अवधारणा या न्यास धारिता का सिद्धांत समझने का प्रयास करते हैं, फिर नोटिंग करेंगे। लिख लिया। देखो, गांधी यह कहते हैं कि पूंजीपतियों को छूट देनी चाहिए। मान लो पूंजीपति के पास इतनी संपत्ति यदि है तो पूंजीपति को हम स्वतंत्रता देंगे कि पूंजीपति और कमा ले। क्लियर? मान लो इतना है तो इसको वो और बड़ा कर ले, कोई दिक्कत। तो पूंजीपतियों को क्या है, क्या दिया हुआ है? स्वतंत्रता है। किसके दृष्टिकोण से? उत्पादन के दृष्टिकोण से क्या दिया हुआ है? मगर जब उपभोग की बात आएगी तो हम प्रतिबंध लगाएंगे। पूंजीपति अपनी उतनी ही संपत्ति का उपभोग करेगा जितनी उसको जरूरत है। क्लियर? फिर से बोलना, पूंजीपति अपनी उतनी ही संपत्ति को ये स्वामी मानेगा, स्वयं को क्या मानेगा? कितनी संपत्ति का? जितनी उसको जरूरत है। मान लो इतनी जरूरत है तो इसका वह अपने को क्या मानेगा, और इसका उपभोग वह स्वयं अपने हित में करेगा। जो उसकी शेष संपत्ति है, ये जो शेष संपत्ति है, इसको वो अपने पास समाज की धरोहर मानेगा। क्या मानेगा? ये हमारे पास समाज की धरोहर, स्वामी नहीं मानेगा। क्या मानेगा? यही ट्रस्टी शब्द आया है। कौन सा शब्द आया है? कि ये समाज की धरोहर है। किसकी धरोहर? समाज की धरोहर है, और मैं इस संपत्ति का संरक्षक हूं। क्या हूं? कौन मानेगा ऐसी बात? फिर से बोलो, कौन मानेगा? पूंजीपति अपनी शेष संपत्ति को अपना स्वामी नहीं मानेगा कि मैं इसका स्वामी हूं, बल्कि क्या मानेगा? ट्रस्टी मानेगा। क्या मानेगा? बोलो, सारे लोग बोलो, क्या मानेगा? मतलब क्या मानेगा? ये समाज की धरोहर है, और जब धरोहर है ये समाज की, तो इसका उपयोग किसके हित में करेगा? बोलो, किसके हित में? यह सिद्धांत कहलाता है ट्रस्टीशिप। क्या कहलाता है? न्यासधारिता का सिद्धांत, कि पूंजीपति अपनी शेष संपत्ति को या शेष संपत्ति का स्वयं को स्वामी नहीं मानेगा। बोलो, क्या मानेगा? ये समाज की धरोहर है और मैं इसका रक्षक हूं, संरक्षक हूं, और वह इसका प्रयोग किसके लिए करेगा? उत्पादन के दृष्टिकोण से उसको स्वतंत्रता मिली है। बोलो, मगर उपभोग के दृष्टिकोण से थोड़ा बंधन लग गया है। तो एक दृष्टिकोण से कह सकती हो कि उनके दर्शन में पूंजीवाद भी है। क्या है? और उनके दर्शन में, बोलो, क्या है? समाजवाद भी है। किसके दृष्टिकोण से पूंजीवाद है? उत्पादन के दृष्टिकोण से पूंजीवाद। समझ में आ रहा है? पूंजीवाद का केंद्रीय मूल्य क्या है? स्वतंत्रता। क्या है? स्वतंत्रता। पूंजीवाद किसकी बात करता है? समाजवाद किसकी बात करता है? समानता की। समझ में आ रहा है? उत्पादन के दृष्टिकोण से पूंजीवाद की स्थिति है कि हमने फ्रीडम दे रखा है पूंजीपति को, इतना है इतना कमा लो, कोई दिक्कत, गलत तरीके से नहीं कमाना है, वो एक अलग बात है। अच्छे तरीके से कमा लो और ज्यादा कमाओ। परंतु जब उपभोग की बात होगी तो समानता होनी, मनमाने तरीके से नहीं कि इसका अंधाधुंध उपयोग करे, जैसे तैसे उपयोग करे,
वो अपने को उतनी ही संपत्ति का स्वामी मानेगा जितनी कि उसको, ये मैं इसका स्वामी हूं, बोलो। और शेष संपत्ति को क्या मानेगा? फिर से बोलो, क्या मानेगा? ये समाज ने अपना धरोहर रखा है मेरे पास, बोलो। और इसका उपयोग किसके हित में करेगा? तो यहां एक दृष्टिकोण से उत्पादन के दृष्टिकोण से क्या है, और उपभोग के दृष्टिकोण से समाजवाद की स्थिति। अगर ये हम मानोगे तो आर्थिक न्याय की स्थापना होगी। कौन से न्याय? न्याय होगा, सारे लोग बोलो, न्याय होगा। जो आर्थिक विषमता है समाज में वो दूर होगी कि नहीं होगी? सारे लोग बोलो, दूर होगी कि नहीं होगी? पूंजीपति अपनी शेष संपत्ति का उपयोग किसके हित में करेगा? स्वेच्छा से करेगा कि दबाव में? स्वेच्छा से करेगा। ये सुनो, तो गांधी ने छूट दे रखी है कि आप अपनी स्वेच्छा से इसका उपयोग जनहित में कीजिए। उस समय के कई पूंजीपति, कम ही थे, उन लोगों ने गांधी की बात मानी। उन लोगों ने अपनी संपत्ति के एक अच्छे खासे भाग का उपयोग किसके लिए करना शुरू किया? बिरला थे उस समय, गोयनका थे, जो बड़े बड़े कुछ ही तो थे पूंजीपति उस समय, बोलो। उस समय अडानी और अंबानी तो थे नहीं, मगर जो थे उन सब ने बात मानी। और ये लोगों को भी काम करना होता है, जनहित में काम ये लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं कि ये लोग काम नहीं करते हैं। अब तो ये कर दिया गया है कि CSR का कॉन्सेप्ट लाया गया है। कौन सा कॉन्सेप्ट? CSR मतलब, बोलो, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कौन सा शब्द है? कि अब कंपनियों को अपने नेट प्रॉफिट का 2% किसके हित में खर्च करना है? बोलो, किसके हित में? समाज हित में। अब मस्ट कर दिया गया। जो गांधी ने स्वेच्छा से रखा था कि पूंजीपतियों को अपनी अतिरिक्त जो शेष संपत्ति का है उसका उपयोग किस में करना है, कैसे करना है? CSR के माध्यम से हमने उसको अब बाध्य कर दिया कि बड़े पूंजीपति, जो कुछ क्राइटेरिया है कि जिनका वार्षिक इनकम 5 करोड़ हो, नेटवर्थ 500 करोड़ का हो, टर्नओवर 1000 करोड़ का हो, वैसी कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट का 2% किसके हित में काम करेंगे? इसको हटा लो। गवर्नेंस में पढ़ना है, कहां पढ़ना है? गवर्नेंस पढ़ चुके हो ना? गवर्नेंस में भी पढ़ना है, CSR है। CSR पे सवाल इथिक्स में भी बना है और CSR पे सवाल GS के सेकंड पेपर में भी बना है, ध्यान देना, बोलो। अच्छा, पूंजीपति ने मान लो इतनी संपत्ति कमाई है तो अकेले कमाया है क्या, कि समाज की मदद ली है? अगर किसान अन्न नहीं उपजाता तो इतना संपत्ति अर्जित कर सकता था? नाई उसका बाल नहीं काटता, दर्जी उसका कपड़ा नहीं सिलता, अगर सब काम इसको अपने करना पड़ता तो इतना धन कमा पाता क्या? तो इतना धन कमाया है, उसमें योगदान किसका है? समाज का योगदान है कि नहीं है? तो बोलो यस और नो। तो इनका कर्तव्य बनता है, क्या बनता है, कि अपनी शेष संपत्ति का उपयोग किसके हित में करें। जानदार थॉट है। गांधी कहते हैं सबे भूमि गोपाल की, सारी भूमि किसकी है? गोपाल मतलब गोपाल दास की, गोपाल मतलब ईश्वर की है। किसकी है? तो उस पे हक तो सभी का है। अरे बोलो यस और नो, उस पे हक तो सभी का है। किसी के पास अगर योग्यता है, उसने ज्यादा कमा लिया है, तो ये उसका कर्तव्य है। ध्यान देना, उपकार नहीं कर रहा है वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है ये व्यक्ति, कि वो अपने शेष संपत्ति, सरकार लेगी नहीं संपत्ति को, दूसरे थॉट में तो सरकार ले लेगी, सरकार ज्यादा धन है ले लो। यहां पूंजीपति के पास ही है संपत्ति है, सरकार उसे, मगर उस संपत्ति का उपयोग कहां करेगा वो? तो समाज आर्थिक न्याय की स्थापना, आर्थिक विषमता को दूर करने में गांधी का ट्रस्टीशिप सहायक है। क्या है? बोलो क्या है?
वो वर्तमान में कैसे प्रासंगिक है। गांधी ने इसको स्वेच्छा पे छोड़ रखा है, अभी इसको क्या कर दिया गया है, बाध्य कर दिया गया है। किसके माध्यम से, बोलो किसके माध्यम से। CSR मतलब, CSR मतलब सवाल आ चुका है। टॉपिक देखो, टॉपिक देखो, 6 का लास्ट, 7 का लास्ट देखो या 6 का लास्ट, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है जब कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था देखोगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो वहां आपको पढ़ना ही होगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर। कॉर्पोरेट शासन हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, और जब आप सेकंड पेपर में, GS सेकंड पेपर में गवर्नेंस पढ़ोगे तो वहां गवर्नेंस का एक संदर्भ कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी जाता है। क्या जाता है, गवर्नेंस जब पढ़ते हो ना तो वहां पे गुड गवर्नेंस पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो, गुड गवर्नेंस, इथिकल गवर्नेंस, बोलो ई गवर्नेंस, बोलो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ग्लोबल गवर्नेंस, बोलो। इतने टाइप का गवर्नेंस पढ़ सकते हो। कहां पे, GS सेकेंड पेपर में, कहां पे। और इन चीजों को हम लोग देख लेंगे अपने में भी, टॉपिक नंबर 6 और 7 में। क्लियर है। कौन कौन सा मैंने बोला, सब तो बोल दो। गुड गवर्नेंस, इथिकल गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और इन सब पे सवाल पूछा जा चुका है। चारों पे सवाल IAS में ऑलरेडी आ चुका है। अरे दोबारा भी आ जाएगा, पिछले साल भी है, अभी एक बचा हुआ है, कौन सा, ये अभी बाकी है, ये भी आ जाएगा। तैयारी ठीक से की हो तो सब देख के जाओ। जब गवर्नेंस पढ़ना है तो जितने टाइप के गवर्नेंस है सब पढ़ो, बोलो। और हम लोग टॉपिक इसमें भी अपने इथिक्स वाले खंड में भी इसको कर लेंगे, वहां अलग से GS के पेपर 2 में जाओगे। ये अभी नया ये शब्द आ जाएगा, इसकी चर्चा खूब हो रही है। कौन से गवर्नेंस की, आज जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, कौन से प्रॉब्लम, जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, वैश्विक जो समस्याएं हैं, उनको समाधान करने का कोई ठीक उपाय उपलब्ध, UN जो है अप्रासंगिक हो गया है कि नहीं। रोक पा रहा है क्या युद्धों को, रोक पा रहा है क्या। कई जगहों पे युद्ध हो रहे हैं, कई जगहों पे तनाव पैदा हो रहा है। UN की दशा क्या है, अरे बोलो, UN की दशा क्या है। बना था किस काम के लिए, कि भविष्य में युद्ध नहीं रोक देगा, शांति बना देगा। पूरे विश्व में शांति है क्या, स्थिति उसके ऊपर 4-5 लोगों का दबदबा है, और सारे लोग अप्रासंगिक हो गए हैं, वही जो चाहते हैं सो करते हैं। तो अब बात हो रही है कि वैश्विक समस्याओं के निदान के लिए वैश्विक गवर्नेंस की बात उभर रही है। किसकी बात, ध्यान रखना, नया सवाल बन सकता है, अभी बना, हमने डिक्शनरी में दे रखा है। कौन सा शब्द, पहले से दे रखा है, आगे दिखाई देगा। इस साल दिख जाए, अगले साल दिख जाए, उसके अगले साल दिख जाए, मगर दिखे, हो सकता है UP PCS में दिख जाए, अभी होने जा रहा है ना, हो सकता है उसमें दिख जाए, कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर, ये ध्यान रख लेना। कौन सा शब्द, अपने प्रधानमंत्री भी बार बार वैश्विक मंचों पे इस चीज की चर्चा कर रहे हैं। कौन सा शब्द, अभी सुनोगे तो आएगा, ग्लोबल गवर्नेंस की बात की जा रही है, ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है, ट्रस्टीशिप क्लियर, बोलो ट्रस्टीशिप क्लियर। तो पूंजीपति को छूट दोगे कि नहीं दोगे, मार्क्स कहता है पूंजीपति को इलिमिनेट कर दो, गांधी कहते हैं कि नहीं नहीं पूंजीपतियों को रहना। मार्क्स, गांधी कहते हैं कि पूंजीपतियों को पता है कि उत्पादन कैसे किया जाता है, तो अगर हमने पूंजीपतियों का विनाश कर दिया तो समाज ऐसे लोगों को खो देगा जिनको उत्पादन की तकनीक का पता है। ये सुनो, कई ऐसे लोग हैं, उनको हम कहें कि तुम 1000 करोड़ ले लो, कोई नया प्रोडक्शन शुरू करो, कुछ समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे
उसको खत्म कर देगा। बोलो 100 करोड़ दे दो कि एक नई फैक्ट्री लगा के चला लो, उसको अता पता नहीं है। फैक्ट्री क्या लगाएगा, लगाते लगाते वो सब डुबा के खत्म कर देगा। तकनीक पता नहीं है उसको, कैसे उत्पादन किया जाता है। ये स्वर्णो, पूंजीपतियों को तकनीक पता है। बोलो, उनको उसका ज्ञान है, उनका रहना जरूरी है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही, आसान है क्या? किसी को उठा के पैसा दे दो और कहो कि जाके फैक्ट्री लगा लो, चला पाएगा क्या वो? उसके अंदर वो योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है। तो अगर हमने इनको हटा दिया, इलिमिनेट कर दिया, तो समाज वैसे लोगों को खो देगा जिनको तकनीक पता है उत्पादन की। ये स्वर्णो, तो उनका भी रहना समाज में, मगर करेंगे क्या? ये पद्धति अपना लेंगे। कितनी जानदार पद्धति है, बोलो, है कि नहीं है? बोला आदर्श वाली स्थिति है, आसान नहीं है। गांधी की बातों को देखोगे, आज बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप शिव नाडर को देख लो, बोलो, ये अजीम प्रेम जी को देख लो, नारायण मूर्ति को देख लो। ये लोग अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग कहां खर्च कर रहे हैं? समाज हित में खर्च कर रहे हैं। एक तरीके से हम बोल सकते हैं गांधी के सपनों को साकारित किया जा रहा है। बिल गेट्स मेलिंडा फाउंडेशन है, वॉरेन बफेट है, बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग कौन से हित में खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो हम बोल सकते हैं गांधी का ट्रस्टीशिप की अवधारणा वर्तमान में लागू हो रही है। सरकार ने तो केवल बोला है 2%, टाटा आदि की स्थिति इससे ज्यादा है, और जितने बड़े बिग शॉट्स है सब खर्च कर रहे हैं। बोलो, अब कई जगह पार्क में देखोगे, अच्छा पार्क हो, बहुत वेल स्टेब्लिश्ड हो, बाहर बोर्ड लगा रहेगा कि CSR के तहत, फलानी कंपनी के द्वारा CSR के तहत संचालित। बोलो, हो सकता है रेलवे स्टेशन पे CSR का बोर्ड लगा रहे, अच्छी अच्छी जगहों पे जहां लगे बहुत सुंदर सब कुछ बना हुआ है, हो सकता है CSR के तहत बना हो, क्योंकि 2% बहुत होता है, हजारों करोड़ हो सकता है किसी किसी कंपनी का। बोलो, तो 2% नेट प्रॉफिट का बहुत अच्छा खासा ये भाग होता है। ठीक से उपयोग किया जाए तो फिर इसका अच्छा इम्पैक्ट समाज पे आ सकता है। क्लियर? बोलो क्लियर। अब नोटिंग शुरू करते हैं। गांधी में कोई प्रश्न है तो पूछ लो। फिर हम लोग देखने क्या क्या जा रहे हैं? सर्वोदय देखने जा रहे हैं, सत्याग्रह, उनके सामाजिक विचार, उनके आर्थिक विचार, ट्रस्टीशिप, सत्य और अहिंसा, साधन साध्य के बीच संबंध। बोलो, हम इन चीजों की चर्चा करने जा रहे हैं। सर्वोदय भी देख लेंगे, कोई दिक्कत है? कोई प्रश्न है तो पूछ लो। प्रश्न है गांधी पे? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखो सर्वोदय। देखो प्रश्न आ ही गया। पूछ रहा है गांधी जी की कमियां क्या हैं? अभी प्लस पढ़ाने की कमी निकालने पे तुल गया है। जिससे मिलता होगा ना, पहले उसकी कमी ही ढूंढता होगा। तो धरती पे जो उतर गया है, तो धरती पे आदमी आदमी है, तो आदमी के भीतर कुछ आदमी वाला लक्षण भी तो होगा, कुछ तो कमियां होंगी। कुछ एक लोगों को छोड़ दोगे तो कुछ ना कुछ कमी निकलती है। ये तुरंत ही पूछ रहा है कमियां क्या है। क्लियर? ये निगेटिव मेंटेलिटी वाला आदमी है। जिससे मिलता होगा पहले उसकी कमी। और उधर में कबीर ने ऑलरेडी स्टेटमेंट दे रखा है। कबीर जी का दुआ है। क्या दुआ है? देखो तुरंत आ गया। क्या है स्टेटमेंट? बुरा जो देखन तो दूसरी कमी ढूंढ लो, पहले अपनी कमी ढूंढ लो। देखो कमी को कहां से मैंने जोड़ दिया, किससे? कबीर से जुड़ गया। बोलना है क्या कुछ? मैंने किसका स्टेटमेंट बोला? कबीर का। कबीर का। हाँ, अच्छी बात है, दोहराओ, याद करो और लागू भी करो। क्लियर है? नोट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सर्वोदय। क्या चीज? समझ लिया ना? नोट करो सर्वोदय।
समाज सर्वोदय के बारे में पहले लिख रहे हैं। समाज के समग्र उत्थान का अद्वितीय मानवीय प्रयास सर्वोदय है। समाज के समग्र उत्थान का अद्वितीय मानवीय प्रयास सर्वोदय है। समाज के सभी वर्गों, समाज के सभी वर्गों, ब्रैकेट में लिख लो, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, ब्रैकेट क्लोज, समाज के सभी वर्गों, समाज के जितने लोग हैं ना उनको दो भागों में बांट सकते हैं, अमीर और फिर दूसरा फिर क्लासिफिकेशन, सभी लोगों को दो भागों में बांट सकते हैं, स्त्री और पुरुष दो भागों में बांट सकते हैं समाज के सभी लोगों का। तो समाज के सभी वर्गों, ब्रैकेट में हमने लिख लिया अमीर गरीब स्त्री पुरुष, ब्रैकेट क्लोज करके, समाज के सभी वर्गों का सभी प्रकार से सभी प्रकार से का मतलब सभी प्रकार से अर्थात सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक, नैतिक, उत्थान ही सर्वोदय या उदय ही सर्वोदय है। देखो सर्वोदय दो शब्दों की योग से बना है, पहला है सर्व और दूसरा है सर्व का मतलब होता है सभी का और सभी प्रकार से, दो संदर्भ हैं, सभी, सभी का, सर्व का मतलब है सभी का और सभी प्रकार से, सभी का मतलब है अमीर का, गरीब का, स्त्री का, पुरुष का, तो सभी का हो गया। और सभी प्रकार से का मतलब हो गया सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक, सभी प्रकार से उदय ही क्या है, सर्वोदय है। बना लो चार्ट नीचे में, सर्वोदय, सर्व उदय, सर्व का मतलब है सभी का और सभी प्रकार, दोनों संदर्भ आते हैं, सभी का और सभी प्रकार से। सभी का मतलब क्या हो गया, अमीर गरीब स्त्री पुरुष, सभी प्रकार से का मतलब हो गया सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक, नैतिक, आध्यात्मिक, सब लिख दोगे, उदय ही सर्वोदय है। लिख लिया सर्वोदय क्या है। इसमें इसमें शोषण, अत्याचार, संघर्ष एवं प्रतियोगिता के स्थान पर इसमें पैराग्राफ चेंज करके इसमें शोषण, अत्याचार, संघर्ष एवं प्रतियोगिता के स्थान पर प्रेम, और परस्पर सहयोग पर बल दिया जाता है। सर्वोदय में व्यक्तिगत हित के स्थान पर, सर्वोदय में व्यक्तिगत हित के स्थान पर सार्वजनिक हित की पूर्ति का भाव विद्यमान है।
अब सवाल है कि ये बताओ, अमीर का उदय की बात का मतलब क्या? अमीर का कौन सा उदय होगा? लिखा हुआ है अमीर का गरीब, अमीर का कौन सा उदय करोगे? अमीर का क्या करोगे? आर्थिक उदय। ऑलरेडी तो अर्थ है ही, और फिर आर्थिक उदय कितना करोगे? और भाई इसको धन कमाने 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 दोगे और उदय कर लो। यहां अमीर के नैतिक उदय और गरीब के भौतिक उदय का भाव विद्यमान है, नोट कर लोगे। यहां अमीर के नैतिक उदय और गरीब के भौतिक उदय, अमीर के नैतिक उदय और गरीब के भौतिक उदय का भाव विद्यमान है। यह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है। इसकी सहायता में सहायक है। क्लियर? सर्वोदय का मतलब क्लियर? बोलो क्लियर। सर्वोदय ये अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों का सभी प्रकार से उदय ही सर्वोदय है। सर्वोदय के विभिन्न पक्ष हैं, आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, धार्मिक पक्ष। अभी एक एक करके देखते हैं। आर्थिक पक्ष या आर्थिक विचार, कोई पूछ सकता है आर्थिक विचार गांधी का क्या है, या सर्वोदय का आर्थिक पक्ष क्या? नोट कर लोगे। गांधी क्या कहते हैं? गांधी कहते हैं कि सभी व्यक्ति श्रम करें, पॉइंट वाइज लिख लो, सभी व्यक्ति श्रम करें। आर्थिक संदर्भ में गांधी का मानना है ऐसा नहीं कि बैठ के खाओ, मुफ्त की रोटी तोड़ो। गांधी इसका समर्थन, सभी व्यक्ति को श्रम करना चाहिए, सभी व्यक्ति श्रम करें। अगर बिना श्रम के धन अगर मिल रहा है तो वह पाप है, सामाजिक पाप है, लिखा हुआ है। देखो, बिना श्रम के जब धन मिलता है, बिना श्रम किए हुए, तो व्यक्ति की अंतरात्मा जो है ना कमजोर होने लगेगी, आत्मसम्मान का भाव घटता है, व्यक्ति में हीनता धीरे धीरे पैदा होती है, क्योंकि बिना श्रम के ही दूसरे, इसका मतलब किसी के ऊपर निर्भर है तो उसके अंदर हीनता पैदा होगी, कृतज्ञता का भाव पैदा होगा, हमेशा ऑब्लाइज फील करेगा, तो क्योंकि दूसरा व्यक्ति धन दे रहा है। तो श्रम करके धन अगर धन कमा रहा है तो उसके भीतर आत्मसम्मान का भाव पैदा होगा। कौन सा भाव पैदा होगा? कि मेहनत करके धन कमा रहा है, ये सुनो, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उसमें हीनता का भाव नहीं आएगा। और बिना श्रम के अगर धन ले रहा है, बोलो, उसका आत्मसम्मान कम होगा। किसके अनुसार? तो गांधी कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति श्रम करे। एक एक लाइन में थॉट है, समझ में आया? प्रत्येक व्यक्ति क्या करे? श्रम करे। लिख सकते हो वहीं पे, बिना श्रम का धन, इसी में लिख लो, बिना श्रम का धन एक प्रकार का सामाजिक पाप है। एक प्रकार का सामाजिक पाप है। परंतु इनका और एक और भी बात यहीं पे आता है कि श्रम की कीमत और महत्ता समान हो। दूसरा पॉइंट, श्रम की कीमत और महत्ता समान हो। श्रम की कीमत और महत्ता, दिक्कत है समाज में। देखो, गांधी जो है समाज में चाहते हैं कि प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। कौन? फिर से बोलो, कौन? गांधी प्रतिस्पर्धा के, ऐसे आर्थिक संदर्भ में अच्छा माना जाता है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा होगी तो गुणवत्ता में सुधार होगा, कीमत भी नियंत्रण में रहेगा, इसलिए प्रतिस्पर्धा को अच्छा माना जाता है। माना जाता है। गांधी, अरे बोलो, गांधी प्रतिस्पर्धा के विरोधी हैं, कहते समाज में सहयोग होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा, और श्रम की कीमत और महत्ता क्या हो?
आज लोग, ज्यादातर लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि इनके काम की कीमत जो है ना, और इनका महत्व भी, इसलिए दूसरे पेशे वाले अपना काम छोड़ के चाहते हैं डॉक्टर बन जाए मेरा बेटा, मेरा बेटा वकील बन जाए। क्यों बन जाए? कीमत ज्यादा है, बोलो, और इसका महत्व भी समाज में। और समाज में तो अगर सारे लोग अगर इस यही बनना शुरू करेंगे, समाज में क्या होगी? बोलो क्या होगी? तो गांधी, ध्यान रखना, ये एक विवाद का भी पार्ट बनता है यहां पर। गांधी समाज में प्रतिस्पर्धा के विरोधी हैं। भाई नाई के काम की भी कीमत, नाई भी जरूरत है समाज में, जरूरत है कि नहीं है? और दर्जी की भी जरूरत है। अब ये सारा काम छोड़ के जाएंगे तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। प्रतिस्पर्धा अगर बढ़ेगी तो संघर्ष बढ़ेगा, कटुता बढ़ेगी। किसके अनुसार? सारे लोग यही चक्कर में पड़ेंगे तो कटुता होगी कि नहीं होगी? संघर्ष होगा कि नहीं होगा? एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली बात भी हो सकती है, होगी। अगर ये भी जरूरी, अगर नाई का कीमत भी, काम की कीमत वही हो जो डॉक्टर का हो, है, तो नाई का बेटा क्यों डॉक्टर बनने का प्रयास करेगा? तो गांधी के अनुसार नाई का बेटा नाई का काम करे और दर्जी का बेटा, इस पर भारी विवाद हो जाता है। किसके अनुसार? उसको भी एक काम का 500 मिले तो इनको 500 मिल रहा है तो इसको भी मिले। दोनों जरूरत है कि नहीं है? ध्यान देना, धन कमाने का साधन नहीं बनाना है, ये आजीविका पूर्ति का साधन है। होता क्या है कि आजीविका पूर्ति की बजाय धन इकट्ठा करने का जब साधन बन जाता है कि अंधाधुंध धन इकट्ठा करना है, तो फिर कठिनाई होती है। गांधी की बातें बड़ी आइडियलिस्टिक हैं, ध्यान रखना। अभी हम लोग देखेंगे इस मुद्दे पे उनका कड़ा विवाद है डॉक्टर अंबेडकर के साथ। अंबेडकर साहब अलग दिशा में जा रहे हैं और ये, इनकी बातें आइडियल हैं, लागू करना समाज में बड़ा कठिन काम है इनकी बातों को, फिर भी इनका महत्व है। बोलो, सवाल भी पूछा जा चुका है आईएएस में, कुछ है क्या? नाई का बेटा क्या करे? अरे नाई का बेटा नाई का काम करे, उस काम को और रिफाइंड कर दिया जाए। क्या किया जाए? वो हेयर ड्रेसर बन जाए, फैशन डिजाइन, वो दर्जी का बेटा फैशन डिजाइनर बन जाए। फैशन डिजाइनर कौन सा काम करता है? अच्छा बोलो, फैशन डिजाइनर कौन सा काम करता है? दर्जी वाला काम करता है कि नहीं करता है? वही तो कटिंग करता है, स्टिचिंग करता है। अरे बोलो, एक से गांव में दर्जी हैं जो फैशन डिजाइनर को पानी पिला दें, बिना इंच टेप के ही इतना बढ़िया से कटिंग कर देते हैं। अगर उनको थोड़ा प्रशिक्षण मिल जाए तो वो, मतलब विभिन्न जो परंपरागत पेशे हैं उनका और अपडेशन होना चाहिए, उनको और मॉडिफाई करें, हम लोग परिष्कृत करें। आज समाज में हेयर ड्रेसर एक से एक लोग हैं, बड़े, उनका पेड बहुत सारा पेमेंट लेते हैं। बोलो बोलो ये स्वर्णो। अब वो केवल ऐसा नहीं कि दर्जी का काम करते, कई लोगों से पूछो कौन सा काम करते हो, कहते हैं कि मैं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रहा हूं। हो सकता है बड़े अपर लेवल पे हो, कोर्स कौन सा कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं वास्तव में? नाम बदल गया। अब उनको ये नहीं बोलते हैं दर्जी वाला काम कर रहा है, वो थोड़ा एकदम एसी में बैठ के कटिंग कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा सा प्लेस में बैठे हुए हैं। अरे बोलो यस और नो, काम क्या कर रहे हैं? तो पेशे का एक मॉडिफिकेशन हो गया कि नहीं? है परंपरागत धंधा, परंपरागत पेशा है, मगर हमने उसको क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया। तो हमें परंपरागत पेशों को और मॉडिफाई करने की, और मान लो दर्जी का बेटा है, आराम से पिता से सीख लेगा, पेशे को आगे बढ़ा लिया, आजीविका के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, उसको भी वही कीमत मिल रही है, वही सम्मान मिल रहा है जो, तो क्यों वो जाएगा डॉक्टर बनने के लिए? भाई दर्जी का बेटा डॉक्टर क्यों बनना चाह रहा है? तो उसकी कीमत ज्यादा है, समाज में उसका महत्व ज्यादा है। अरे बोलो, दिक्कत है क्या?
यही एक दृष्टिकोण से देखोगे तो बड़ा आइडियलिस्टिक है इनका थॉट, गांधीयन थॉट। और सबसे अधिक विवाद यहीं पे है, विवाद भी इसी पे है, इसी विवाद पे टकरा रहे हैं किससे? वो कहते प्रैक्टिकल उपाय, रियलिस्टिक। ये बड़ी बड़ी बातें जो बोल रहे हो आप, इससे समस्या का समाधान होने वाला नहीं है, इसी में टक्कर है। बोलो, एक बार समझ लोगे तो आप आ जाएगा कि क्या ये कहना चाहते हैं। ये कहते जन्म, मान लो कई सारे लोग, कई सारे आप ग्रुप देखोगे, कई सारे ध्रुपद जो गायक हैं, ध्रुपद गायक, नई पीढ़ी को आराम से उन्होंने सिखा दिया, अब फिर से वो भी ध्रुपद गायन में चले गए। तबला वादक के बेटे क्या हो गए, आराम से वो पेशा अपना लिया, आजीविका के लिए भटकना नहीं पड़ा। कई सारे लोग अगर पेशे की ही तलाश में, धंधे की तलाश में, आजीविका की तलाश में 10-10 साल से भटक रहे हैं, तो जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग आजीविका की खोज में खत्म। ऐसे आराम से जो पैतृक पेशा है, कौन सा पेशा, वंशानुगत जो पेशा है, उसको नई पीढ़ी अपना सकती है, अपना सकती है कि नहीं? आराम से आजीविका पूर्ति हो रही है। बोलो, उसको अधिक धन कमाने का साधन थोड़ी बनाना है, आजीविका पूर्ति का साधन बनाना है। ये स्वर्णों, और उसको और अपडेट कर दिया जाए। किसके अनुसार? बोलो किसके अनुसार? गांधी के अनुसार। इसके बड़े फायदे हैं, गांधी कहते बहुत फायदा है। हम सारे लोग अपना धंधा छोड़कर दूसरे में जाएंगे तो कठिनाई पैदा होगी, समाज में अव्यवस्था पैदा हो जाएगी, असंतुलन पैदा हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा हो जाएगी। समाज में सबकी जरूरत है, नाई की भी जरूरत है, दर्जी की भी जरूरत है, वकील की भी जरूरत है, और डॉक्टर की भी जरूरत है। समझ में आया? तो सबका होना चाहिए, केवल कीमत और महत्व समान कर दें, क्यों जाएगा कोई छोड़कर? बोलो, आराम से पिता के, कई सारे लोगों को देखोगे मिठाई का दुकान, 5वीं पीढ़ी, आराम से पिता से सीख लिया, मिठाई का दुकान चल रहा है। बोलो, बोलो ये स्वर्णों, ऐसे जितना परंपरागत अनुभव है ना, वो सब संरक्षित हो जाएगा। मान लो पिता ने मिठाई का कुछ नया टेक्निक निकाला हो तो बच्चे को आराम से सिखा देगा। बोलो ये स्वर्णों, कई जगहों पे आता है कि इनके कई वर्षों से मिठाई का यह प्राचीन दुकान है, लोग वहां पहुंचते हैं। बोलो, कई कला कौशल लुप्त हो गए भारत में, कई कलाएं लुप्त हो गई। क्यों? क्योंकि नई पीढ़ी ने उस कला को अपनी आजीविका पूर्ति के लिए स्वीकार, और कला विलुप्त हो गई। बोलो, ऐसे परंपरागत ज्ञान का संरक्षण होगा अगर नई पीढ़ी अपने वंशानुगत पेशे को स्वीकार करती है आजीविका पूर्ति हेतु। बोलो, कहा हो? नीचे देख रहा है, नीचे कुछ है क्या? नेक्स्ट लिख लो। गांधी व्यापक मशीनीकरण के स्थान पर, गांधी व्यापक मशीनीकरण के स्थान पे लघु और कुटीर उद्योग धंधों का समर्थन करते हैं। गांधी का मानना है व्यापक मशीनीकरण के बड़े घाटे हैं। किसके अनुसार? व्यापक मशीनीकरण। एक थोड़ा संदर्भ देख लो कैसे घाटे हैं, ध्यान देना। गांधी का मानना है कि हमें अपनी आवश्यकता को कम करना चाहिए। उधर साइड में नेहरू है, कहते हैं कि आवश्यकताएं कम नहीं होंगी, आवश्यकताएं तो बढ़ेंगी। अंतर ध्यान रखना। अभी इस साल पूछ चुका है, हम गांधी और टैगोर में अंतर 24 में पूछा है। हो सकता है कभी गांधी और नेहरू पे आ जाए अंतर, तो आर्थिक संदर्भ में अंतर देख लो। नेहरू व्यापक मशीनीकरण और बड़े उद्योग धंधों के समर्थक हैं, और गांधी व्यापक मशीनीकरण और बड़े उद्योग धंधों के का विरोध करते हैं। ध्यान देना, ये कुटीर और लघु उद्योग धंधों का समर्थन करते हैं, क्योंकि भारत एक
श्रम प्रधान देश है। कैसा देश है? जनसंख्या अधिक है और श्रम प्रधान है। अतः यदि हमने व्यापक मशीनीकरण किया तो व्यापक बेरोजगारी हो सकती है। बोलो ये सुनो। तो भारतीय संदर्भ में स्पेशली उन्होंने इसको सपोर्ट किया है। इस बात का ध्यान रखना। बोलो जिस एरिया में श्रम की बजाय किसी और चीज की जरूरत है वहां मशीनीकरण कर सकते हैं। क्या घाटा है? अगर व्यापक मशीनीकरण होगा तो व्यापक उत्पादन होगा। ये सुनो, व्यापक उत्पादन होगा तो मार्केट चाहिए, मार्केट में फिर नियंत्रण चाहिए, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति प्रबल हो जाएगी। बोलो आप देखो अंग्रेजों की दशा क्या थी। बड़े पैमाने पर उत्पादन, बाजार की खोज में निकल पड़े, जहां गए उस पर कब्जा कर लिया, साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी प्रवृत्ति प्रबल हुई। तो ये किसका घाटा है? व्यापक मशीनीकरण का। बोलो ये सुनो, व्यापक मशीनीकरण होगा तो व्यापक पैमाने पे एक केंद्रीकरण होगा। बोलो ये सुनो, तो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ेगी और छोटे मोटे लघु उद्योग कुटीर धंधे सब सारे क्या हो जाएंगे? चौपट हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो वो दूसरा घाटा होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? व्यापक बड़े बड़े मशीनों के साथ काम करते करते आदमी भी क्या हो जाता है? मशीन हो जाता है। उसके मूल्य सब मरने लगते हैं, संवेदना खत्म हो जाएगी। आदमी जब मशीन के साथ काम करता है ना तो उसकी भावनाएं, संवेदनाएं धीरे धीरे क्या हो जाती हैं? मशीन में दया होती है क्या? करुणा होती है? एक गलती करोगे हाथ कट जाएगा, कुछ और कट जाएगा। अरे बोलो ये स्वर्णो, कट सकता है। संवेदना है क्या? कोई उसमें भावना है क्या? कोई क्षमा, दया, करुणा, प्रेम नहीं है। तो आदमी मशीनों के साथ जब काम करता है तो आदमी भी उसी टाइप से। तो ये ठीक बात। तो गांधी व्यापक मशीनीकरण का विरोध करते हैं, कुटीर उद्योग धंधों का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। गांधी भारतीय परिदृश्य अलग है। बोलो क्लियर? लिख दोगे, ये सब लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार सबसे अधिक ये ध्यान रखना, पिछले 10 साल में देखोगे किसी एक थिंकर पे सबसे अधिक सवाल है तो वो गांधी है। और कभी कभी तो 125 नंबर का निबंध गांधी के नाम पे है। अगर गांधी ठीक से पढ़े हो तो 125 नंबर का निबंध लिख रहे हो। इथिक्स में किसी एक व्यक्ति पे सबसे अधिक बार सवाल है तो वो गांधी है। जीएस पेपर फर्स्ट में गांधी पे सवाल है, जीएस पेपर 2 में गांधी पे सवाल है, ऐसे में फायदा है। और गांधी एक ऐसे दार्शनिक हैं, नैतिक विचारक हैं कि कोई निबंध आ जाए, दुनिया का कोई भी निबंध आ जाए, उसमें गांधी को हम जरूर, कुछ भी नहीं पता है तो गांधी उठा के लिखना। कोई निबंध ऐसा हो ही नहीं सकता है जो गांधी ने सब अच्छी अच्छी बातें बोल रखी हैं। न भी पढ़े हो तब पर भी कुछ अपनी अच्छी बात लिखो और कह दो गांधी ने ऐसा कहा है, सेट हो जाएगा। मतलब अपने मन की बात, अच्छी बात लिखो और क्या लिख दो। और अदरवाइज इम्पोर्टेड को में लिख दो तो गांधी की कही गई बात को लिखोगे। मान लो महिलाओं के बारे में कोई अच्छी बात हो, बोलो 2 लाइन महिलाओं के बारे में अच्छी बात। अच्छी बात बैठ के बोलो। महिलाओं को क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो, अच्छे से बोलो। अरे कुछ अच्छी बात बोलो ना। महिलाओं को शिक्षित करने की अत्यंत आवश्यकता है। महिलाएं शिक्षित नहीं होगी तो समाज विकसित, ऐसा किसने कहा है? लिख दो। कुछ पर्यावरण पे बोलो, बोलो पर्यावरण के बारे में कुछ अच्छी बात बोलो। पर्यावरण पे कोई अच्छी बात बोलो। हमें पर्यावरण का संरक्षण करना किसने बोला है? किसने बोला है? गांधी जी ने बोला है। कोई दिक्कत? मतलब कोई निबंध ऐसा हो ही नहीं सकता है जिसमें हम गांधी को 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ न लिख दें। या तो अगर उनका कोटेशन डायलॉग याद है तो वो लिखो, और नहीं तो अपने तरीके से लिख डालो। बोलो जब गांधी लिखते हो तो इंपैक्ट बढ़ जाता है, इफेक्ट ज्यादा क्रिएट होता है कि नहीं। गांधी को लिख रहे हो, क्लियर है?
तो गांधी मल्टी मतलब पर्पज है, जहाँ कई जगहों पे इस्तेमाल गांधी को प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे टॉपिक को इसलिए मैं बल देके पढ़ा रहा हूं क्योंकि उपयोगिता है, इसलिए जरूरी है कि 2 ढाई घंटे 3 घंटे की विवेचना गांधी पे होनी। कई जगहों पे आधे घंटे में निपट जाते हैं गांधी, और वो ईस्वी सन वाली बात ज्यादा हो जाती है। ईस्वी सन तो आप अपने से भी कर सकते हो, फैक्ट फैक्ट रख सकते हो, ये थॉट है, हो सकता है पढ़ो और ऊपर से निकल जाए। मैं उसको समझा रहा हूं, एक बार समझ लो। बोलो, कुछ बोलना है क्या? गांधी जी के बारे में फिर 2 लाइन अच्छा बोलो, 2 लाइन बोलो। हाँ, है क्या चीज? हाँ हाँ। नहीं, कुछ मतलब गांधी जी बोलते जीवन में हमें हमें जीवन में अहिंसा का पालन सदैव करना, झूठ नहीं बोलना। किसने कहा है? गांधी जी। कोई दिक्कत है? अच्छी बात है। अब तुम बोल रहे हो गांधी अहिंसा के पुजारी थे, मैं बोल रहा हूं गांधी जी के कोई लाइन अपना बोलो और जोड़ दो। अब देखो क्या लिखना शुरू कर दिया। आपको नहीं लगता अगर गांधी जी के रास्ते पे चले, कुटीर और लघु उद्योगों को बढ़ावा दे, तो विकसित भारत की कल्पना, तो इसीलिए तो हम जो नेहरू साहब थे वो विकसित भारत की बात करते हैं, पंचवर्षीय योजना लाते हैं। बोलो, गांधी का अपना एक विचार है, उस विचार की भी अपनी प्रासंगिकता है। हम लोग लघु और कुटीर उद्योगों को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? है ना, कौन सा है, एक सिडबी है, क्या है वो, हम लोग करते हैं कि नहीं? उनको अलग से ऋण देते हैं कि नहीं? भाई लघु कोई उद्योग शुरू कर रहा है तो हम उसके लिए माइक्रो फाइनेंस, कुछ कुछ फाइनेंस की बात करते हैं। तो गांधी को आप पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हो, बड़े बड़े भी बनाएंगे मगर उनको भी सपोर्ट में रखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, एक बार बात कर लेना क्वेश्चन बैंक का, देख लेना। गांधी जी की कमियां पूछ रहा है। मिल जाएगा, ये है। अब देखो गांधी को दिल पे ले लिया है, बोला कि उसमें भी तो फैशन डिजाइनिंग में भी तो भाई भतीजावाद है, काम किसी एक को मिल जाता है। ये लिखा है कि ज्यादातर काम मनीष मल्होत्रा को मिल जाता है, उन्हें ही काम मिलता है बस, बाकी भारत में और जो टेलर हैं उनको काम, ज्ञान इसका विस्तारित है, हॉलीवुड बॉलीवुड का भी इसका ज्ञान पर्याप्त है, इसको सारे फैशन डिजाइनर का नाम याद है, ये भी प्रयास कर रहा होगा कुछ ना कुछ। देखो क्या पूछ रहा है, सौंदर्य वस्तुनिष्ठ है कि, सौंदर्य वस्तुनिष्ठ है कि आत्मनिष्ठ है? आत्मनिष्ठ ज्यादा होता है, ध्यान देना। तब आपके ऊपर निर्भर है कि आप सामने वाले में सौंदर्य देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, ध्यान देना। गांधी पे आक्षेप लगता है कि वो प्रतिस्पर्धा के विरोधी हैं। अभी सत्याग्रह नहीं देखा, अभी सत्याग्रह देखा, अभी तो सर्वोदय देखा है अभी हम लोगों ने। सत्याग्रह करोगे तो सत्याग्रह के माध्यम से हम प्यूरिफाई भी तो होते हैं, आंदोलन करेंगे अलग तरीके से, ध्यान देना। इस पे पूरा निबंध लिखा जा सकता है, सौंदर्य आत्मनिष्ठ है कि वस्तुनिष्ठ है, ध्यान देना। क्लियर है? नोट करते हैं आगे में। गांधी गांधी समाज में आर्थिक विषमता को दूर कर, गांधी समाज में आर्थिक विषमता को दूर कर
आर्थिक न्याय की स्थापना हेतु ट्रस्टीशिप की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। ट्रस्टीशिप ब्रैकेट में लिख लोगे, न्यासधारिता का सिद्धांत। ट्रस्टीशिप की अवधारणा, ट्रस्टीशिप की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। इनके अनुसार पूंजीपति अपनी संपत्ति के पूंजीपति अपनी संपत्ति के उतने ही भाग का स्वयं को स्वामी मानेगा, कि मैं इसका स्वामी हूं, स्वयं को स्वामी मानेगा। और उसका अपने लिए उपभोग करेगा, और उसका अपने लिए उपयोग करेगा जितनी उसकी आवश्यकता है। यह भी विवाद पैदा करता है, कितनी जरूरत है कैसे डिसाइड होगा। सामने वाला कह सकता है मुझे सब जरूरत है, बोल लो। वो अपनी शेष संपत्ति को वह अपनी शेष संपत्ति को अपने पास समाज की धरोहर मानकर उसके संरक्षक के रूप में कार्य करेगा, उसके संरक्षक के रूप में कार्य करेगा तथा उस संपत्ति का उपयोग जनहित के कार्यों जैसे विद्यालय, धर्मशाला, कुएं और तालाब आदि के निर्माण में करेगा। ट्रस्टीशिप की अवधारणा में एक रूप में ट्रस्टीशिप की अवधारणा में एक रूप में उत्पादन के दृष्टिकोण से पूंजीवाद और उपभोग के दृष्टिकोण से समाजवाद, उत्पादन के दृष्टिकोण से पूंजीवाद और वितरण के दृष्टिकोण से या उपभोग के दृष्टिकोण, उपभोग ऑब्लिक देकर लिख लो कि वितरण के दृष्टिकोण से समाजवाद का भाव विद्यमान है। उत्पादन के दृष्टिकोण से पूंजीवाद और वितरण के दृष्टिकोण से समाजवाद का भाव विद्यमान है। लिख लिया? बोलो लिख लिया? ठीक है, लिख लोगे। देखो, हो सकता है ट्रस्टीशिप पे पूछ ले कि ट्रस्टीशिप क्या है, तो समझ में आ जाना चाहिए कि भाई आर्थिक न्याय की स्थापना का एक प्रयास है। पूंजीपति अपनी उतनी संपत्ति का उपयोग करेगा जितनी जरूरत है, शेष संपत्ति को समाज की धरोहर मानेगा और जनहित में प्रयोग करेगा। क्लियर? इससे आर्थिक विषमता दूर होगी, ये पक्ष है। लिख लेना महत्व, इसका ट्रस्टीशिप का अलग से लिख रहे हैं।
ट्रस्टीशिप क्या है लिख लिया, महत्व लिख लो, या ऐसे लिख लो वर्तमान में प्रासंगिकता, ट्रस्टीशिप की वर्तमान में प्रासंगिकता। प्रासंगिकता में लिखोगे, इससे समाज में आर्थिक विषमता को दूर करने में, इससे समाज में आर्थिक विषमता को दूर करने में मदद मिलेगी। आप इसको नक्सलवाद से भी जोड़ सकते हो। वैसे नक्सलवाद पे हम लोगों ने कड़ा अभी प्रहार कर रखा है और यह भी टारगेट है कि 26 तक में हम लोग उसको कंट्रोल कर लेंगे, मगर नक्सलवाद के उदय में भी देखोगे जो मूल कारण रहा था वो सामाजिक आर्थिक कारण रहा था। कौन सा कारण? सामाजिक आर्थिक कारण रहा था। तो यदि हम आर्थिक न्याय की स्थापना कर दें, कौन सी स्थापना भाई, जो आर्थिक रूप से अमीरी गरीबी की खाई को पाट दें, तो फिर नक्सलवाद के उभार को भी रोका। तुम गांधी को नक्सलवाद से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि आर्थिक विषमता नक्सलवाद के उभार में कहीं ना कहीं भूमिका रही है। किसकी भूमिका? आर्थिक विषमता। कौन सी विषमता? और ये जो अवधारणा है वो आर्थिक विषमता को दूर करती है। इसका मतलब है कि हम नक्सलवाद पे भी कंट्रोल कर सकते हैं इसके माध्यम से भी। क्लियर है? क्योंकि ऑलरेडी हो ही रहा है, तो फिर हम इसको हटा भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर है। कि नक्सलवाद के उभार का प्रमुख कारण सामाजिक आर्थिक विषमता थी, और ये जो अवधारणा है आर्थिक विषमता को दूर करने में मददगार है, तो एक तरीके से नक्सलवाद को रोकने में भी सहायक है। ये प्रासंगिकता हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट। ट्रस्टीशिप की अवधारणा अपरिग्रह से संबंधित है। ट्रस्टीशिप की अवधारणा अपरिग्रह से भी संबंधित है। इससे प्रकृति के अंधाधुंध शोषण, इससे प्रकृति के अंधाधुंध शोषण और भ्रष्ट आचरण से संपत्ति अर्जित करने की प्रवृत्ति पर, भ्रष्ट आचरण से संपत्ति अर्जित करने की प्रवृत्ति पर रोक लगती है। भ्रष्ट आचरण से संपत्ति अर्जित करने की प्रवृत्ति पर रोक लगती है। देखो कैसे लगती है, संदर्भ को समझ लेना। अपरिग्रह का मतलब है आवश्यकता से अधिक संपत्ति का संचय नहीं करना। अगर आप ऑलरेडी ट्रस्टीशिप को मानते हो कि हमें अगर संपत्ति बढ़ाएंगे भी ज्यादा, तो उसका उपयोग हमें किसके लिए करना है, तो फिर आप प्रकृति का अंधाधुंध शोषण क्यों करोगे? आप गलत उपाय से खूब संपत्ति अर्जित कर रहे हो बहुत ज्यादा, और पता है कि हमें उस संपत्ति का उपयोग किसके लिए करना है, तो आप जनहित में ही गलत उपाय नहीं लगाओगे। क्लियर? आप प्रकृति का अंधाधुंध शोषण नहीं करोगे, क्योंकि अपरिग्रह की अवधारणा यह कहती है कि हमें आवश्यकता से अधिक संपत्ति का संचय, तो ये अच्छी बात है। बोलो, अगर ज्यादा हो गया है तो फिर तो समाज के हित में जाएगा, तो फिर गलत काम करके ज्यादा क्यों इकट्ठा करोगे? संदर्भ समझ में आ रहा है? नेक्स्ट। गांधी के ट्रस्टीशिप की अवधारणा, गांधी के ट्रस्टीशिप की अवधारणा वर्तमान में भारत सरकार ने सीएसआर के रूप में कानूनी रूप प्रदान किया है।
CSR, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ब्रैकेट में लिख सकते हो सामाजिक निगमित दायित्व, यह है। अब यह निश्चित किया गया है कि कंपनियां अपनी, अब यह निश्चित किया गया है कि कंपनियां अपनी आय का मतलब ध्यान देना, एनुअल अगर 5 करोड़ रुपए है लाभ, बेनिफिट, 1,000 करोड़ का एनुअल टर्नओवर हो, 500 करोड़ का कंपनी का नेटवर्थ हो, तो फिर वो इस लिस्ट में आ जाएगी। तो उसको अपने पिछले 3 सालों का कुछ ऐसा है संदर्भ कि उसको 2% नेट प्रॉफिट का जनहित के कार्यों में खर्च करना है। तो कंपनियां अपने लाभ का 2%, लिख लो आप, कंपनियां अपने लाभ का 2% जन कल्याण में खर्च करेंगी। वर्तमान में आप और लोगों का नाम ऐड कर सकते हो, सारे बिग शॉट्स इंडिया में कर रहे हैं खर्च। वर्तमान में शिव नाडर, नारायण मूर्ति, अजीम प्रेम जी विप्रो, HCL टेक के शिव नाडर हैं, इन्फोसिस नारायण मूर्ति, टाटा सन्स, टाटा ग्रुप कह लो, टाटा ग्रुप लिख लो, टाटा सन्स की जगह पे टाटा ग्रुप लिख सकते हो। वैश्विक लेवल पे देखोगे बिल गेट्स, मिलिंडा फाउंडेशन, वॉरेन बफेट आदि आदि जैसे बड़े पूंजीपति अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग, पूंजीपति अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग जनहित के कार्यों पर खर्च कर रहे हैं। पीछे देखोगे लाखों लोगों को, अभी जो ये कुंभ लगा हुआ था उसमें अडानी का भी चल रहा था कैंप, लाखों लोग शुद्ध खाना खा रहे थे प्रतिदिन। वो सब CSR के तहत होना चाहिए। वो CSR के तहत मोस्ट प्रोबेबली उसी फंड से वो सारी चीजें हो रही होंगी कि जनहित के कार्यों में काम चल रहा है। उधर रिलायंस का अलग से लगा हुआ था, बोलो, और ये अलग से भी कई सारे हॉस्पिटल्स में, कई अन्य जगहों पे अलग अलग चीजों में सहायता या सहयोग करते हैं। CSR का फंड खर्च करना है। कई लोग 2% से ज्यादा, 2% से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, ध्यान रखना। लिख लिया, बोलो लिख लिया। तो गांधी के सपनों को हम साकारित करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले स्वैच्छिक था, अब हमने उसको क्या कर दिया है, बाध्य कर दिया। बढ़िया चीज है, क्लियर। नेक्स्ट नोट करेंगे, सामाजिक विचार। देखो सवाल पूछ रहे, बिना श्रम का धन एक प्रकार का सामाजिक पाप है और न्यासधारिता का सिद्धांत दोनों कथन के आपस में विरोधाभास नहीं होता। क्यों विरोधाभास होगा? आपने एक धर्मशाला खोल दिया और आपने कहा कि 200 रुपया में ही कोई रह लेगा, 100 रुपए में रह ले, खाना पीना भी देंगे, तो दिक्कत क्या है? जनहित में काम कर रहे हो तो बोलो, आपको मुफ्त का थोड़ा ही पैसा दिया जाएगा कि मुफ्त में पैसा ले लो। बोलो, अगर सड़क, अगर कोई अच्छा काम हो गया विद्यालय में, आप सस्ते में पढ़ाओ, क्या दिक्कत है? धर्मशाला बन जाए, तालाब बन जाए, कई जगहों पे पानी पीने की समस्या है, वो अपने CSR फंड से अगर बना देते हैं तो पानी पियो। कितना तेजी से पूछ रहा है, कितना इसका दिमाग काम कर रहा है। बिना श्रम का धन एक प्रकार का सामाजिक पाप है। तो न्यासधारिता का सिद्धांत दोनों कथन को आपस में विरोधाभास नहीं कर रहा है। इतना भी संकीर्ण दायरे में नहीं सोचना है, व्यापक तरीके से सोचो, समझ में आ जाएगा।
क्लियर? धर्मशाला बन जाए तो आपको आसानी होगी कि नहीं, आप नई जगह पे गए हो, कम पैसे में सुविधापूर्वक रह लिए, क्या दिक्कत है? बड़े बड़े धनपति, ज्यादा धनी लोग भी जाके धर्मशाला में रह लेते हैं। बोलो, रहते हैं कि नहीं रहते हैं? ये स्थिति है। और जितने प्राचीन शहर होंगे सब जगहों पे आपको बिरला धर्मशाला, गोयनका धर्मशाला, बिरला मंदिर आदि चीजें दिखाई देंगे। बोलो, ये सब उसी में गांधी का ही प्रभाव था। क्लियर है? गांधी के पास ही, गांधी का ही दिमाग में आ रहा है थॉट। क्लियर है? बैठे बैठे खो जाने की आदत प्रबल हो गई है। बैठे बैठे गांधी पढ़ाने, पता लगा कि चला गया है कहीं और। 2 घंटा बैठने में यह हालत है। 3 घंटा एग्जामिनेशन हॉल में कई सारे हिंदी मीडियम वालों को 4 बार उठ के इधर उधर घूमता है। 3 घंटा आदत नहीं उसको ठीक से बैठने की। दशा जो बिगड़ी उसके कई कारण है ना। पहली बार, कई ऐसे हिंदी मीडियम के लोग हैं कि पहली बार 2 घंटा एग्जामिनेशन हॉल में ठीक से पीटी के लिए बैठा है, उसके पहले कमरे पे 2 घंटा बैठने की आदत नहीं है। ये दशा हो गई है। तो वहां तो तनाव होगा ना। कमरे पे 4 घंटा लिखने की आदत हो तो वहां 3 घंटा ठीक से लिखोगे। कहां से लिख रहा है गांधी? अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, जब उनके पिता की मृत्यु तो वो किसके साथ थे, किस पक्ष को दर्शाता है, नैतिक या अनैतिक। ये पढ़ लिया है डिटेल, कहाँ थे, कहाँ पे थे, ये सब डिटेल से इसने अर्जित कर रखा है। इसी टाइप का लिख लेगा, इसी टाइप का जाके एग्जाम में अगर लिख दिया बाई चांस तो सामने वाला निपटा देगा सीधे सीधे उनको। अब कहाँ है? अब कहाँ है? ये है इसके। अच्छा, इसके पीछे भी लिखा हुआ है। अरे, नेहरू के प्रशासन पे तो जा सकते हो, गांधी जी का ज्यादा उस संदर्भ में थोड़ी है। सर्वोदय से प्रेरित होकर काम करे सारे लोग, ये सब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। गांधी जी तो कानून को भी हटाने के चक्कर में है। कानून का क्षय हो जाना, प्रशासनिक अधिकारी भी अपनी अंतरात्मा के अनुसार काम करे। क्लियर? नेक्स्ट, सामाजिक विचार लिखो आप। अनाप शनाप याद करके, कई सब किसी जगह पे पढ़ते हैं, अनाप शनाप मिल जाता है, जल्दी याद कर लेते हैं। अब उसको लगता है कि मैंने जो याद कर रखा है ना, दुनिया में कोई उसको जानता, उसी पे ज्ञान वो इधर उधर परेशानी पैदा करेगा। सवाल आसान बन जाएगा कि सर्वोदय क्या, इसी में निपट जाएगा। याद की है अद्भुत टाइप का ज्ञान। बहुत लोगों की दशा इसी टाइप की है। ये देख लेंगे अलग से। अब जब 4 नंबर खत्म हुआ तो 4 नंबर पे पूछ के निपटारा कर लो ना। सरकार लोगों के खाते में कई बार डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करती है, ठीक है, डायरेक्ट डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो सरकार भी चाहती है लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। जो गरीब है उनको तो होना चाहिए ना। बोलो, आपको प्रयास करना चाहिए कि जल्दी से हम उसके रेंज से बाहर निकल जाएं। क्लियर है? नेक्स्ट नोट करोगे। गांधी सामाजिक दृष्टिकोण से वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। दूसरा पॉइंट, वे स्त्रियों की स्थिति में सुधार के समर्थक हैं। स्त्रियों की दशा में सुधार होना चाहिए। ये सब जोश में लिख लेते हैं, स्त्रियों में सुधार होना चाहिए। स्त्रियों की दशा में, उनकी दशा दयनीय है, वो लिखोगे। नहीं, कई सब लिख देते हैं ना लिखते वक्त। रुक रुक के हंस रहे हैं सब, नोट करो। नेक्स्ट,
लिखा है वही ना, हाँ वही लिख लिया है, लिखने के बाद खुश भी है। नेक्स्ट, वे बाल विवाह और दहेज प्रथा के निषेध की बात करते हैं। मतलब जितनी कुरीतियां हैं ना समाज में महिलाओं के प्रति, उन सबका विरोध करते हैं। बाल विवाह, दहेज प्रथा के निषेध की बात करते हैं। ये गांधी बाद में आ रहे हैं ना, उनके पहले ऑलरेडी सती प्रथा विरोध की बात करते हैं। सती प्रथा ऑलरेडी बंद हो चुका है, तो ये मत जोश में लिख लो सती प्रथा का विरोध करते हैं। कोई सब 1829 में ऑलरेडी पारित हो चुका है। अब गांधी में भी लिख रहा है सती प्रथा के प्रबल विरोधी हैं। तो इतनी बुद्धि लगानी चाहिए कि यहाँ कब किसको लिखना है। अरे बोलो ये स्वर्णो, नहीं तो जोश में आके वो भी लिख चलो आप। ऑलरेडी कई चीजें हो चुकी हैं, स्टॉप हो चुका था, तब तक हद तक स्टॉप था, उसके बाद बहुत सारी घटनाएं नहीं है। बोलो, क्योंकि कानूनी नियंत्रण आ गया था ना, कानूनी बन गया था। कानून बन जाने के बाद उल्लंघन करना कठिन काम, क्योंकि कार्रवाई हो जाएगी। नेक्स्ट, वे समाज में ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव का विरोध करते हैं। ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, मद्यपान आदि का भी विरोध करते हैं। देखो, वर्ण व्यवस्था के बारे में गांधी और अंबेडकर, गांधी और अंबेडकर नोट कर लोगे, अलग से दो भागों में बांट कर लिख लो। ये इतिहास में सवाल पूछा गया है, 2014 या 15 में सवाल है, जीएस में इतिहास वाले पेपर में था सवाल, वर्ण व्यवस्था पे गांधी और अंबेडकर के विचार। तो ध्यान देना, गांधी और अंबेडकर दोनों तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों से असंतुष्ट थे। कौन? फिर से बोलना, पहला पॉइंट क्या? उस समय समाज की जो स्थिति थी उससे दोनों लोग क्या हैं? असंतुष्ट हैं। दोनों लोग चाहते हैं सुधार हो। बोलो, दोनों में सामाजिक सुधार की इच्छा है। किसकी इच्छा है? सामाजिक सुधार होना चाहिए। दोनों लोग बात करते हैं, दोनों लोग तात्कालिक सामाजिक परिस्थितियों से संतुष्ट हैं, दोनों लोग चाहते हैं समाज में सुधार होना चाहिए। समाज में सुधार में वो विशेष रूप से जो संदर्भ है, एक तो महिलाओं की स्थिति है, हम वर्ण व्यवस्था में है, मानते हैं कि समाज में जो ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, शोषण और अत्याचार है वो हटना चाहिए। तो नोट कर लोगे, ऊंच नीच, छुआछूत और भेदभाव का विरोध। ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव का विरोध, ये दोनों लोग चाहते हैं। ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव का विरोध। बोलो, दोनों जाति भेद का विरोध करते हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जाति भेद का विरोध करते हैं दोनों लोग। लिख लो, जाति भेद का विरोध। तो हम कुछ चीजों को एक साथ कर लेंगे कि गांधी और अंबेडकर दोनों का अगर उद्देश्य देखोगे तो एक रूप में एक है। दोनों लोग चाहते हैं समाज में जो भेदभाव है वो दूर हो जाए। बोलो, जो छुआछूत है वो दूर हो जाए। दोनों लोग चाहते हैं समाज में सुधार हो जाए। दोनों लोग असंतुष्ट हैं उस समय की स्थितियों से, मगर कैसे हो इसको लेकर दोनों लोगों में मतभेद है। मतलब उद्देश्य की एक रूपता आ रही है। बोलो ये स्वर्णो, दोनों लोग क्या चाह रहे हैं ये बोलो। जाति भेद नहीं होना, ऊंच नीच, छुआछूत नहीं होना, ये दोनों लोग चाहते हैं। दोनों लोग चाहते हैं कि समाज में सुधार होना
उद्देश्य तो कॉमन हो गया, बट कैसे ये हो इसको लेकर दोनों लोगों में क्या है। गांधी जो हैं ये वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं, वर्ण व्यवस्था का समर्थन, और अंबेडकर वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं, दोनों के अपने तर्क हैं। गांधी वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। इनका मानना है कि वर्ण व्यवस्था का समर्थन जो करते हैं, आधार क्या है, किस आधार पे समर्थन करते हैं। 3-4 पॉइंट यहां पे लिख लो, प्रिंटेड नोट्स में हमने कई सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। 3-4 पॉइंट्स। पहला पॉइंट, क्यों समर्थन करते हैं वर्ण व्यवस्था का, नोट करोगे, श्रम विभाजन पर आधारित है। दूसरा, परंपरागत ज्ञान और कौशल का संरक्षक है, परंपरागत ज्ञान और कौशल का संरक्षक। परंपरागत ज्ञान और कौशल का संरक्षक है। तीसरा, प्रत्येक क्षेत्र में विशेषज्ञता, प्रत्येक क्षेत्र में विशेषज्ञता। नेक्स्ट, समाज में शांति और सहयोग की स्थापना में सहायक, समाज में शांति और सहयोग की स्थापना में सहायक। बोलो क्या है, फिर से बोलना, क्या क्या है। शांति और सहयोग, श्रम विभाजन, प्रत्येक एरिया में स्पेशलाइज लोग, मिठाई के पास दुकान पे गए, मतलब मिठाई वाला कई पीढ़ी से मिठाई मास्टरी किए हुए, ये सोनो श्रम विभाजन है, अलग अलग काम अलग अलग लोग करें। भाई एक ही काम के करने के चक्कर में सारे लोग न पड़े, नहीं तो प्रतिस्पर्धा होगी, अविश्वास होगा, संघर्ष होगा। तो गांधी क्या कहते हैं, भाई अपने वंशानुगत पेशे को ही आजीविका पूर्ति के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ऐसा कौन कर रहे हैं, हमें अपने पैतृक पेशे को या वंशानुगत पेशे को आजीविका पूर्ति के लिए स्वीकार करना। और गांधी कहते वर्ण व्यवस्था बहुत अच्छी चीज, इसके बहुत फायदे हैं। बोलो, परंतु नीचे लिख लेना एरो देकर नीचे, परंतु कालांतर में विकृति आ गई, परंतु कालांतर में विकृति। ये वर्ण व्यवस्था में क्या आ गई, विकृति आ गई। नीचे में तीर देकर, परिणाम स्वरूप ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव, परिणाम स्वरूप ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव। ये बोलो, हमें ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव को दूर करना है तो क्या करें, वर्ण व्यवस्था को हटा दें कि उसकी विकृति को दूर कर दें। सारे लोग बोलो क्या करें। तो गांधी कहते हैं अगर छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव हटाना है तो वर्ण व्यवस्था को मत खत्म करो, वर्ण व्यवस्था में जो विकृति आई है उस विकृति को दूर करना। तो नोट कर लोगे, वर्ण व्यवस्था में सुधार, वर्ण व्यवस्था में सुधार। नीचे लिख लो, विकृति आई है ना, परिणाम ये हुआ है, तो परिणाम के नीचे लिख लो वर्ण व्यवस्था में सुधार हो, विकृति दूर हो, शुद्ध किया जाए, वर्ण व्यवस्था को शुद्ध किया जाए, ठीक किया जाए। जो विकृति आ गई है उसे दूर कर दें, प्यूरिफाई कर दें। प्यूरिफिकेशन ऑफ वर्ण सिस्टम इज रिक्वायर्ड। क्या करें हम, तो गांधी कहते हैं अगर ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव को दूर करना है तो वर्ण व्यवस्था में जो विकृति आ गई है उस विकृति को हम क्या कर दें, बोलो क्या कर दें। वर्ण व्यवस्था अपने आप में बहुत अच्छी चीज, हर एक एरिया में विशेषज्ञ लोग दिखाई देंगे,
हमारा कोई भी परंपरागत ज्ञान और कौशल विनष्ट, क्योंकि नई पीढ़ी उसी पेशे को अपना रही है। बोलो ये स्वर्णो, समाज में एकदम सहयोग है, समाज में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। ऐसा नहीं कि एक धंधे के पीछे सारे लोग दौड़ रहे हो। तो समाज में शांति भी है, व्यवस्था भी है, और आसानी से आजीविका पूर्ति। ये भी लिख लो एक पॉइंट और। आसानी से आजीविका पूर्ति। भाई पिता से सीख लिए, अगली पीढ़ी में चले गए, अगला जनरेशन को आसानी से आजीविका मिल गई। आसानी से, तो अगर आसानी से आजीविका मिल गई तो अपना शेष समय आप आध्यात्मिक उन्नति में लगाओगे। इससे व्यक्ति के लिए बड़ी अच्छी बात है। आज के डेट में समस्या क्या है, व्यक्ति अपने जीवन का 20 वर्ष केवल आजीविका पूर्ति में खत्म कर देता है। परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक विकास के लिए समय ही नहीं मिलता है कि हम अपना स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करें। गांधी कहते हैं कि अगर पिता के पेशे को आराम से अपना लें तो आजीविका तो मिल गई ना, उसके पास समय खूब बचा। समय का उपयोग कहां करे? बोलो कौन से विकास में? तो फायदा ही फायदा है। किसके अनुसार? सारे लोग बोलो किसके अनुसार? गांधी के अनुसार। क्लियर? क्या करना है? विकृति को, वर्ण व्यवस्था का समर्थन है। अंबेडकर वर्ण व्यवस्था का नोट कर लोगे, कहते हैं कि अतार्किक है, अवैज्ञानिक है, सॉरी, शोषणकारी है, विभेदकारी है, योग्यता की उपेक्षा का भाव है। योग्यता की उपेक्षा, आपके अंदर योग्यता है तो भाई अपना कोई भी काम करो जो आपको अच्छा लगता है। बोलो योग्यता की उपेक्षा का, फिर से बोलना। अंबेडकर मतानुसार वर्ण व्यवस्था कैसी है? इसका कोई लॉजिक नहीं है, अवैज्ञानिक है, कोई इसका वैज्ञानिक आधार नहीं है। वो उसको वैज्ञानिक आधार मानते हैं कि जन्म से ही आदमी कुछ वंशानुगत गुण लेकर पैदा होता है, अतः आराम से अपने पेशे को आगे बढ़ा सकता है। कौन कह रहे हैं उधर में? ये कहते कोई इसका तार्किक आधार। नेक्स्ट, और क्या क्या है? अब ये जो है शोषणकारी है, विभेद को, भेदभाव को बढ़ावा देगा, शोषण को बढ़ावा देगा, और व्यक्ति की उपेक्षा, व्यक्ति की योग्यता की, नोट कर लोगे नीचे में एरो देकर, अनिवार्य परिणति, अनिवार्य एवं तार्किक परिणाम, अनिवार्य एवं तार्किक परिणाम, अनिवार्य एवं तार्किक परिणाम के नीचे एरो देकर लिख लो छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव। कहने का मतलब है कि अगर वर्ण व्यवस्था है, ध्यान देना, तो अनिवार्य रूप से, या इसकी तार्किक लॉजिकल आउटकम जो होगा, तार्किक परिणाम क्या होगा? समाज में ऊंच नीच होगा, छुआछूत होगा, और तो इसको दूर करना है तो किसको खत्म कर दो? क्योंकि ये रहेगा तो अनिवार्य परिणति, मतलब अनिवार्य रूप से कहां पहुंचेगा? वर्ण व्यवस्था है तो अनिवार्य रूप से कहां जाएगा? बोलो कहां जाएगा? ऊंच नीच, छुआछूत, और इसको दूर करना है तो क्या करोगे? तो वर्ण व्यवस्था के उन्मूलन की बात है। क्या करना है? उन्मूलन का मतलब, बोलो उन्मूलन का मतलब खत्म, चातुर्वर्ण व्यवस्था को खत्म कर दे। बोलो गांधी क्या चाह रहे हैं? अच्छी चीज है, इसकी विकृति को दूर कर दिया जाए, इसमें सुधार कर दिया जाए, इसके लाभ ही लाभ हैं। बोलो इसकी कमियों को हम दूर कर दें। वर्ण व्यवस्था के बारे में गांधी और अंबेडकर, बोलो ये सुनो,
गांधी वर्ण व्यवस्था में सुधार करना चाहते हैं, समर्थन करते हैं। अंबेडकर कहते हैं कि अगर वर्ण व्यवस्था है तो तार्किक रूप से या अनिवार्य रूप से कहां पहुंचेगा? ऊंच नीच, बोलो ऊंच नीच, छुआछूत। और तो अगर ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव को दूर करना है तो क्या करो? अंबेडकर ने खूब सलाह दी कि भाई ये काम कर लो। जब हिंदू धर्म में सुधार नहीं हुआ तो उन्होंने निर्णय लिया कि हमें इसको छोड़ना है। उन्होंने सिद्ध करके बताया, साक्ष्य देकर, ग्रंथों का साक्ष्य दिया कि शुरू में केवल 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और बाद में जब क्षत्रियों ने विरोध करना शुरू किया ब्राह्मणों का, तो इन लोगों ने उपनयन संस्कार आदि कराने बंद कर दिए। तो एक चौथा वर्ग क्रिएट हो गया, शूद्र वर्ग। तो वो शूद्र वर्ग को जोड़ते कहां से हैं? बोलो कहां से जोड़ रहे हैं? और साक्ष्य दे रहे हैं, पुरातन ग्रंथों से साक्ष्य नहीं, क्योंकि ज्ञानी आदमी तो थे ही। उन्होंने रिसर्च करके निकाला कि देखो यहां पे 3 वर्ण की बात है, चौथा वर्ण तो है ही नहीं। तो कई सारे साक्ष्य दे देकर उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया कि पहले 3 ही वर्ण थे, चौथे वर्ण को तो दंड स्वरूप क्रिएट किया गया और काम सौंप दिया गया, तुम तीनों वर्णों की सेवा करो। बोलो किसके अनुसार? अरे बोलो किसके अनुसार? अंबेडकर साहब के अनुसार। क्योंकि उन्होंने साक्ष्य देकर ये बातें और पुरातन ग्रंथों का ही साक्ष्य निकाला है। हमने अपने प्रिंटेड नोट्स में कई ऐसी चीजों को कोट कर रखा है, आप उसे गो थ्रू कर सकते हो। क्लियर है? बोलो क्लियर। तो वर्ण व्यवस्था में ये बताओ गांधी और अंबेडकर के कैसे विचार हैं? गांधी जी क्या कहते हैं? अच्छी चीज, विकृति, सुधार करो। अंबेडकर साहब कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था है तो ये इलॉजिकल है, इसको मानने का कोई तार्किक आधार और चरम परिणति कहां होगी? तो अगर ये दूर करना है तो वर्ण व्यवस्था का संपूर्ण उन्मूलन हो जाए। उन्होंने खूब सलाह दी हिंदू धर्म में कि भाई इसको हटा दो। जो किसी मंदिर में पुजारी की नियुक्ति करनी है तो कंपटीशन के माध्यम से हो, जैसे सिविल सेवा की परीक्षा होती है उसी तरीके से वहां पर भी योग्य व्यक्ति को, अगर मान लो शूद्र वर्ण का व्यक्ति है और उसको पता है कि पूजा प्रार्थना कैसे की जाती है, तो मंदिर का पुजारी वो बने, बजाय कि ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हो और उसको मंत्रोच्चारण नहीं पता हो, उसको क्रियाकलाप नहीं पता हो, तो उसको उसका उत्तराधिकारी बनाने की जरूरत किसके अनुसार? बोलो किसके अनुसार? अभी कई जगहों पे अंबेडकर की बात मानी गई है, ध्यान रखना। साउथ इंडिया में किसी किसी मंदिर की बात आती है, पीछे पटना हनुमान मंदिर के पुजारी हरिजन पुजारी की नियुक्ति की गई है। कई लोगों ने जाना बंद कर दिया, हनुमान जी नाराज हो गए, बाद में फिर से जाना शुरू कर दिया, क्योंकि वह व्यक्ति जो नियुक्त हुए उनको सारा जो कर्मकांड था, जो रिचुअल्स थे, वो अच्छे से पता था, तो उसको नियुक्त किया गया, योग्य व्यक्ति को नियुक्त किया गया। ये स्वर्णों तो कई जगहों पे देखोगे कुछ भी मंत्रोच्चार पता नहीं है, मगर चूंकि उस वर्ण या कुल में पैदा हुए हैं तो उत्तराधिकारी वही बनेंगे। लिखना सब डिटेल से नहीं है। किसके बीच का विवाद? सवाल आ चुका है कहां पे? इतिहास में है, इथिक्स का नहीं है। कहां पे है? 14-15 का सवाल है, तो देखो देखो एक बार ये खोज लो, है। फंडा क्लियर हो जाना चाहिए, दिमाग में रखना। क्लियर कहां पे है? सवाल देख लियो, याद तो होगा नहीं। सवाल देखने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। क्यों देखें? मेंस देना होगा तब ना देखेंगे, हैं? जब देना होगा तब देखेंगे। क्लियर? ये लिख रहा है, कहां से खोज के लाया है, गांधी जी ने स्वयं
गांधी जी स्वयं ने बाल विवाह किया। कितना डिटेल से उसने गांधी पढ़ रखा था। गांधी का जितना उल्टा पुल्टा चीज होगा ना, यही याद कर लिया। इसको पूछा जाए सत्याग्रह क्या है, हाथ खड़ा है। सात सामाजिक पाप क्या है, उसका आता पता। कुछ और पूछा जाए कि धर्म राज्य क्या है, ऊपर से निकल गया। याद क्या कर लिया, बाल विवाह किया था। तो कई लोग पढ़ते वक्त अद्भुत चीजें याद करते हैं, और इसी को पूछ पूछ के 5 लोगों को परेशान करेगा। करे गांधी जी बाल विवाह का विरोध करते हैं, खुद ही बाल विवाह। अरे खुद किए थे क्या, पूछ रहा है। गांधी जी की कथनी उनके पिताजी ने कराया होगा ना, तो खुद कर लिए कि 10 साल में बोले कि हम विवाह करेंगे। अरे खुद किए थे क्या। 11 साल में बोले कि हमको शादी कर दो, 12 साल में। लिख रहा है कथनी और करनी में अंतर है। अब कितना सवाल गहन निकाल के लाया है। अच्छा, कितना इसने रिसर्च किया होगा, समझो। इसके इसके पढ़ाई का स्तर एकदम यूपीएससी के बराबर है कि नहीं है। अरे बोलो, है कि नहीं है। इसका लेवल एकदम जो टच कर रहा है। पीटी पास होना और मेंस क्रैक करना तय है। अद्भुत प्रश्नों का कलेक्शन है इसके पास। ऐसा ऐसा प्रश्न निकालता है, कोई भी विचलित हो जाए। हमारे पास तो इलाज सबका है, ध्यान रखना। कहीं और परेशान कर सकते हो। देखो, अंबेडकर का विचार ज्यादा प्रासंगिक है इस संदर्भ में। आप उनके विचारों का समर्थन कर सकते हो। क्लियर है। गांधी का थॉट जरा आदर्शवादी है। बोलो, ऐसा करने से ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव थोड़ी ही मिटेगा कि सबकी कीमत और महत्ता समान कर दो। बोलने से थोड़ी हो जाएगा। डॉक्टर का महत्व तो हमेशा मोची से ज्यादा रहेगा, दर्जी से ज्यादा रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा। उसकी कीमत ज्यादा होगी, लोग महत्व भी ज्यादा देंगे। बोलो, कर सकते हैं। अगर वर्ण व्यवस्था पे प्रश्न है तो हमें निष्कर्ष में अंबेडकर के विचारों को लिखना। क्या लिखा है देखो, इसका प्रासंगिक शब्द भी गलत किया है। प्रासंगिक देखो तो यही लिखा है। देखो जरा, प्रासंगिक यही लिखा हुआ है ना, यही है ना। देख लो, प्रासंगिक स्थिति है। और निबंध में, अगर मान लो निबंध में शुरुआती दौर में ऐसे शब्द मिल जाएं तो सामने वाला तो रगड़ देगा ऐसे लोगों को। अक्षर बहुत अच्छा लिख रहा है, लेखन शैली बहुत, देखने में बड़ा अच्छा अक्षर है, मगर शाब्दिक रूप से कितनी गलतियां हैं। और ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में गलती की गई, जहां पे भी लिखेगा इसी टाइप से लिखेगा। ये प्रासंगिक होता है, उसको ठीक कर लो, समझो शब्दों को, इकट्ठा करो शब्दों को, अच्छे अच्छे शब्दों को। और कभी कभी ना अपने को, बहुत सारे लोग यहां से देखता हूं मुखर्जी नगर ही जा रहे हैं, कुछ तो लोग होंगे ना वहां 2.5 लाख वाले, अभी भी कुछ लोग तो हैं ही। कितने लोग टकरा रहे हो अभी, ये बताओ, हाथ उठा के बताओ, कितने लोग टकरा रहे हो। कंफर्टेबल हो, बढ़िया, इधर में ठीक हो, अपनी स्थिति मजबूत है ना, क्लियर है, वेरी गुड। मैं एक दिन कसमें वादे करा दूंगा सबको कि डेली जाके कम से कम 1 हफ्ते तक पढ़ाए, दूसरों को निःशुल्क पढ़ाए। क्लियर है, बढ़िया। यहाँ 20-25 लोग हैं जो दूसरों से डिस्कशन कर रहे हैं। इससे आपके भीतर कॉन्फिडेंस आएगा, और अपने से प्रयास करो जो आपसे ज्यादा दिन से दिल्ली में है, उनके साथ थोड़ा बहुत तुलना करो। सॉरी, लिख लिया, बोलो लिख लिया। ये वर्ण व्यवस्था पे गांधी और अंबेडकर का विचार है, ध्यान देना। हमने प्रिंटेड नोट्स में ज्यादा पॉइंट दे रखे हैं, वहां से देख सकते हो। क्लियर, नेक्स्ट।
क्लियर? लिखोगे राजनीतिक विचार, गांधी दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। फिलोसॉफिकल एनार्किज्म, दार्शनिक अराजकतावाद। इनका मानना था कि, गांधी का मानना था कि अंततः राज्य का क्षय हो जाना चाहिए। अंततः, ध्यान रखना है, अभी तो रहेगा, अंततः राज्य का क्षय हो जाना चाहिए, क्योंकि राज्य व्यक्ति के स्वतंत्र नैतिक विकास में, क्योंकि राज्य व्यक्ति के स्वतंत्र नैतिक विकास में बाधक है। राज्य राज्य दंड के भय, राज्य दंड के भय और पुरस्कार के लोभ के माध्यम से उचित कार्यों को करने और गलत कार्यों से दूर रहने हेतु, गलत कार्यों से दूर रहने हेतु विवश करता है। परंतु साथ ही गांधी का यह भी मानना है कि वर्तमान में राज्य रहे, परंतु उसकी शक्ति और कार्य क्षेत्र का, उसकी शक्ति और कार्य क्षेत्र का विकेंद्रीकरण कर दिया जाए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ग्राम पंचायतों की स्थापना गांधी के ही सपनों को साकारित करने का प्रयास है। पहला चेंज कर, गांधी यह मानते हैं कि राज्य के क्षय होने से पहले राज्य ऐसा वातावरण तैयार करे ताकि व्यक्ति का नैतिक और आध्यात्मिक विकास हो सके।
जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो फिर राज्य का क्षय हो जाएगा। क्योंकि जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी अंतरात्मा ब्रैकेट में ईश्वर का अंश, जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी अंतरात्मा ब्रैकेट में के अनुसार कार्य करेगा तो फिर धरती पर ईश्वर का राज्य स्थापित हो जाएगा। इसे ही यहां धर्म राज्य की संज्ञा दी गई है। इसे ही यहां धर्म राज्य की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? धर्म राज्य की संज्ञा दी गई है। धर्म राज्य की स्थापना हो जाएगी। क्लियर? किंगडम ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ। टॉलस्टॉय से प्रभावित है यहां इस संदर्भ में गांधी, लियो टॉलस्टॉय। क्लियर? नेक्स्ट नोट कर लोगे, धार्मिक विचार। धार्मिक विचार गांधी मतानुसार राजनीति धर्माधारित होनी चाहिए। राजनीति धर्माधारित, धर्म पर आधारित होनी चाहिए। इनके अनुसार धर्म विहीन राजनीति धर्म विहीन राजनीति नितांत निंदनीय है। धर्म विहीन राजनीति नितांत निंदनीय है, क्योंकि धर्म विहीन राजनीति नैतिकता विहीन राजनीति होगी। जो कि त्याज्य है, जो कि त्याज्य है। क्या है? त्याज्य है। त्याज्य मतलब त्याग देना चाहिए। यहां धर्म का आशय, यहां धर्म का आशय दया, करुणा, प्रेम, सत्य, न्याय, सदाचार आदि से है। सदाचार आदि से। पहले चेंज करके गांधी धार्मिक क्षेत्र में अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिताओं का, धार्मिक क्षेत्र में अंधविश्वास और रूढ़िवादिताओं का विरोध करते हैं। वे सर्वधर्म समभाव, वे सर्व धर्म समभाव अर्थात सभी धर्मों में समान भाव है
का समर्थन करते हैं। इनके अनुसार सभी धर्मों में अच्छाइयों के साथ साथ कुछ बुराइयां भी हैं। कोई भी धर्म पूर्ण नहीं है। अतः व्यक्ति को अपने धर्म की अच्छी बातों के साथ साथ दूसरे धर्म के सकारात्मक पक्षों में भी, दूसरे पक्षों के सकारात्मक पक्षों के साथ दूसरे पक्षों के, दूसरे धर्म के ठीक है, दूसरे धर्म के सकारात्मक पक्षों के साथ सहभागी होना चाहिए। सकारात्मक पक्षों के साथ सहभागी होना चाहिए। दूसरे धर्म के साथ सहयोग, सामंजस्य, संवाद, सम्मान, दूसरे धर्म के साथ क्या होना चाहिए? एवं सह अस्तित्व का भाव होना चाहिए। अस्तित्व की बात एक और सौ से लिख सकते हो। क्या लिखा है? सह अस्तित्व एवं सहभागिता का भाव होना चाहिए। अस्तित्व, सहयोग, सह अस्तित्व के बाद सहभागिता भी लिख लो। क्या क्या होना चाहिए? सद्भावना तो लिख ही लेना। सहयोग, सद्भावना, सहअस्तित्व, संवाद, शब्दों का पूरा एक लाइन स से चलेगा। क्या क्या होगा? सहयोग हो, सामंजस्य हो, सद्भावना हो। देखो सद्भावना जो आपने सम्मान लिख लिया ना, तो उसमें आ जाएगा ये भी सद्भावना, सम्मान, सद्भावना हो, संवाद हो, क्या हो? सह अस्तित्व हो। सह अस्तित्व का मतलब, और सहभागिता हो, क्या हो? सहभागिता का भाव हो। सर्वधर्म समन्वय बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये धार्मिक सहिष्णुता से ज्यादा व्यापक अवधारणा है सर्वधर्म संभाव। गांधी ने एकादश व्रत बताए हैं, उनमें से एक व्रत जो है, कौन है? बोलो कौन है? सर्वधर्म संभाव एकादश में से एक व्रत है। कभी इस पे सवाल जा सकता है, सर्वधर्म, सभी धर्मों में समान भाव है। सभी धर्मों में जितने रिलीजन है वर्ल्ड के, सब में कुछ अच्छाई है, सब में कुछ कमी है, कुछ प्लस है, कुछ माइनस है। बोलो, तो हमें अपने प्लस अच्छी बातों को एंजॉय करना चाहिए, और दूसरे धर्म के अच्छी बातों में क्या होना चाहिए? सारे लोग बोलो क्या होना चाहिए? होली मिलन भी हो रहा है और इफ्तार पार्टी भी हो रही है। ये सोनो सहभागी होंगे तो फिर समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में
आसानी होगी, सांप्रदायिकता पे हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। नोट करोगे? ऐसा करने पर, ऐसा करने पर, ऐसा करने पर सांप्रदायिकता, कट्टरता, वैमनस्य, असहयोग, अविश्वास, आदि का समाधान किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि सर्वधर्म संभाव, गांधी द्वारा स्वीकृत 11 एकादश व्रतों में एक व्रत है। गांधी द्वारा वर्णित एकादश व्रतों में एक व्रत है। गांधी द्वारा वर्णित एकादश व्रतों में एकादश व्रत है, उसमें से एक व्रत यह भी है। अब जैसे मान लो एक बार सवाल पूछा आज से 3-4 साल पहले है, गांधी की वर्तमान कालीन प्रासंगिकता बताइए। क्या बताइए? सारे लोग बोलो गांधी की। तो उसमें बता सकते हो कि वर्तमान में समाज में कट्टरता, वैमनस्य, सांप्रदायिकता बढ़ रही है। इसका निदान करने के लिए हमें सर्वधर्म संभावों को बढ़ावा देना। ऐसा करेंगे तो समाज में सद्भावना बढ़ेगी, संवाद होगा, सामंजस्य बढ़ेगा। ये सुनो, तो एक उपयोगिता तो हो गई ना। बोलो, गांधी की प्रासंगिकता पे सवाल है। देखो तो सवाल है, यहां तो होगा सवाल। क्वेश्चन बैंक 4 है, 6 है, 7 है, 5 गायब है। अच्छा, यहाँ पे है, देख लो। देखो, महात्मा गांधी के 7 पाप आ चुका है। सीधा सवाल था। गांधी की प्रासंगिकता कहीं पे है क्या? देखो, बुद्ध पे सवाल है। क्या सवाल है? बुद्ध की कौन सी शिक्षाएं कब पूछा गया? 20 में। आप देखोगे ना, एक सिस्टम चल रहा है। एक बार बुद्ध पे आ गया, एक बार सवाल आ गया गांधी पे, उसके बाद गुरु नानक देव पे, उसके बाद प्रासंगिकता या महत्व पूछ लिया सावित्रीबाई फूले पे। तो अगर एक एक बार कोई सवाल आता है नया ट्रेडिशन का, नई परंपरा शुरू हो रही है, तो परंपरा आगे तक जाती है, स्टॉप नहीं होता है। तो एक बार शुरू हुआ है, आगे तक चल रहा है। ये तो गुरु नानक देव की प्रासंगिकता पूछ लिया। कब पूछा है? 23 में। और उसके ठीक पहले सावित्रीबाई फूले पूछा है। गांधी नहीं है क्या? अरे ये दूसरा सवाल है। और पहले सवाल है, गांधी की प्रासंगिकता और पहले है, 14-15 के आसपास में होगा। ये तो पाप पूछा है।
यदि यहां नहीं होगा तो होगा इतिहास वाले खंड में, या तो इतिहास में होगा या जीएस सेकंड पेपर में होगा, तो वहां से खोज के निकाल लेंगे। वहां अच्छा इतिहास में ही था, 15 या 16 में इतिहास में सवाल है। तो मान लो अगर गांधी की प्रासंगिकता पूछे तो एक पॉइंट यहां से निकलेगा कि नहीं, कि वर्तमान में कट्टरता और सांप्रदायिकता बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में इसके नियंत्रण में सर्वधर्म संभाव की प्रासंगिकता। तो हम 10 पॉइंट लिख सकते हैं, 10 में से एक पॉइंट यह भी मिलेगा। आज समाज में आर्थिक विषमता बढ़ रही है, ये बताओ, हम लोग समृद्ध तो हो रहे हैं मगर अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ी है। और इसको दूर करने में प्रासंगिकता किसकी है? ट्रस्टीशिप की अवधारणा का। तो हम वर्तमान कालीन जब प्रासंगिकता लिखेंगे तो एक आर्थिक संदर्भ में प्रासंगिकता दिखा देंगे, एक धार्मिक संदर्भ में प्रासंगिकता दिखा देंगे। बोलो, तो अगर ऐसे दिखाओगे तो ज्यादा सटीक उत्तर होगा, 7-8 नंबर तक पाया जा सकता है। और जब एक बार लिख लो तो फिर मिलाते रहो कौन से किताब में क्या क्या छपा हुआ है, अलग अलग ग्रंथ हैं, फिर देखोगे यूट्यूब में बहुत लोगों ने उसका मॉडल आंसर बता रखा है, फिर मॉडल आंसर की कमी ढूंढोगे कि इसमें ये कमी है। क्लियर है? शेष पक्षों को हम लोग कल गांधी वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।